डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार में आयोजित बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और ये जो प्रैक्टिस सेट है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा उनके द्वारा तैयार किया गया है, जो उनका वर्षों का अनुभव है। तो ये जो बीपीएससी परीक्षा करा रही बिहार लोक सेवा आयोग, उसके लिए उसके जो पैटर्न है 5 विकल्प सहित, इसी प्रैक्टिस सेट में 5 विकल्प सहित दिया गया है। 5 विकल्पों का प्रश्न है इसमें, तो जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे, ये जो प्रैक्टिस सेट है उन छात्रों के लिए है जो किसी वजह से मार्केट से बुक अवेलेबल नहीं कर पाए या किसी वजह से और नहीं इसको मैटर कलेक्ट कर पाए हैं, तो तैयारी के बतौर हम लोग उनके लिए ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये आज का प्रैक्टिस नंबर 2 है। इसमें हम लोग जीएस के कुल 120 क्वेश्चन देखेंगे। जीएस के साथ साथ इसमें आपके मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। टोटल आपका जो बिहार का सिलेबस है उसी के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। और जो तैयार किए हैं वो उनका बीपीएससी में बहुत ज़्यादा अनुभव है, उसी के आधार पर तैयार किया गया। और देखिए इस प्रैक्टिस सेट की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले उन साथियों से रिक्वेस्ट है जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको पता चल जाए। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। हम लगभग जितना हो सकता है उतना हम लोग अपलोड करने की या वीडियो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए पहला प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कर चुके हैं। उसको सॉल्व करना चाहते हो आप चैनल के प्लेलिस्ट में आप या वीडियो में वो विजिट करके देख लीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला ही है कि सम्मिलित करना है आपको। एक तरफ विचारक हैं और उनके द्वारा संस्थापित इंस्टीट्यूशन या संस्थाएं, उन्हीं को मैच करना है। तो राजा राम मोहन राय, आप सभी को पता है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था इनके द्वारा। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन का इन्होंने स्थापना किया। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की। और महादेव गोविंद रनाडे यानी MG रनाडे प्रार्थना समाज की महाराष्ट्र में इन्होंने स्थापना की। और एक का तो तीसरा, इस हिसाब से ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा हुआ, तो ऑप्शन सी सही हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 120 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके आप आंसर और या कुछ और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में और कमेंट आप कर सकते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है, यानी भारतीय क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किसको कहा जाता है, तो मैडम भिकाजी कामा हैं, इनको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। आपको इसको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। देखिए ये क्वेश्चन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो तीसरे का आंसर सी होगा। बजट 2021-22 का जो बजट पेश किया गया वो टोटल पेपरलेस था, पहला पेपरलेस बजट था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया। तो ये आपका इसमें इसका संबंधित आंसर नहीं है, ऑप्शन ई सही होगा, इसमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, याद है कि जो भारतीय लघु उद्योग विकास अधिनियम है 1989 के अधिनियम के द्वारा 1990 में पारित किया गया। और जो सिडबी है इसकी स्थापना 1990 में की गई। और ध्यान रहे जो इसका मुख्यालय है लखनऊ में है। सिडबी यानी लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति की प्राचीनतम अवस्था है। तो कौन सी है, वो है आपकी कायथा संस्कृति जो कि MP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो समस्त उत्तरी जो भाग था मौर्य शासन पहले किस में विभक्त था, तो वो आपका 16 महाजनपद हुए गणराज्यों में विभक्त था, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें ये तो कल्हड़ है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सिकंदर सानी की उपाधि की धारण की थी? सिकंदर सानी ने किस दिल्ली के सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर सानी यानी सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की? तो ये थे आपके कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? याद रहे, ये पूछ रहा है कि इसका निर्माण, न कि इसका मरम्मत। तो किस काल में हुआ? चंद्रगुप्त के काल में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। ये सौराष्ट्र में है, गुजरात के सौराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता या प्रतिबिंबित करता है? तो ये है इसमें से कौन? तो इनमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि इसमें दो बातें आ रही हैं। एक तो आपका मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन सा भाग मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा के सिद्धांतों प्रावधानों को दर्शाता है, प्रतिबिंबित करता है? एक तो आपकी प्रस्तावना है और स्वयं मौलिक अधिकार तो हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो शायद इसमें ये पूछ कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक बात सही है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? आपसे पूछा जा रहा कौन सी गर्म धारा है? तो जो लेब्राडोर कुराइल दोनों ही ठंडी धारा हैं। तो आपसे पूछा कौन सी गर्म धारा? तो क्यूरोशियो की धारा गर्म धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो परिवहन का जो सबसे सस्ता साधन है वो आपका रेलवे परिवहन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुको स्तूपों के यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो आपकी पवन जो है इसके बालू टिब्बा यानी बालू के स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो आपकी क्षोभमंडल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं? आदर्श स्थितियां कौन सी हैं ताप व्युत्क्रम के लिए? देखिए, तो इसका आंसर होगा शांत एवं स्थिर वायु आदर्श ताप और व्युत्क्रम के लिए उत्तरदायी हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? देखिए, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो बिहार के किस जिले में आपका तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तो कैमूर जिले में स्थित है ये आपका तेल्हाड़ कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो बिहार में होगा कनवार झील, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की बाह्य परत को हम पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोदावरी नदी निकलती है यानी गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है या कहाँ से उसका उद्भव या निकलती है, प्रारंभ कहाँ से होता है? तो उसका इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन ई सही होगा इसका, क्योंकि इसमें जितने ऑप्शन हैं सारे गलत हैं। याद रहे, इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम से इसका उद्गम स्थान है। त्र्यंबकम जो नासिक जिले में है महाराष्ट्र के, और ये इसे हम दक्षिण की गंगा कहते हैं और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी बड़ी नदी है। इतना आप इसके बारे में जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल आपके तीनों हैं, मणिपुर है, त्रिपुरा है और मिजोरम, तीनों ही हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा एक से अधिक। देखिए, एक से अधिक होगा क्योंकि तीनों ही हैं 6ठी अनुसूची में शामिल। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? यानी भारतीय संविधान का जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है बेहद महत्वपूर्ण है। उसी से पूछ रहा है 73वें संविधान संशोधन से कौन सा संबंधित है? तो ये आपका जिला पंचायत संबंधित है, क्षेत्र पंचायत संबंधित तो ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाती है, तो इसका ऑप्शन ए होगा ए बी सी। और 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी विकास या शहरी नगर निकाय के उसमें प्रावधान किया गया 74वें संविधान संशोधन में।
क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो चूंकि अवशिष्ट शक्तियाँ न राज्य केंद्र को प्रदान की गई है, न स्थानीय निकाय को, न ही राज्य को, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सवाल उठता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं? तो केंद्र को प्रदान की गई हैं, चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये क्वेश्चन भी आपका जनरल क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा का जो सलाहकार है आपके डॉक्टर BN राव हैं। बहुत ही अपने ज़माने के विद्वान और ऊंची हस्ती थे ये। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य मंत्रण यानी भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी जो समिति है एस्टिमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति है, आकलन समिति बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कब परिवर्तन किया गया? ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। लुक ईस्ट पॉलिसी ये तो नरसिम्हा राव के द्वारा दिया गया, और इसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुए उन्हीं के ज़माने में ये किया गया करना कि देखना है, बल्कि उसको प्रभावी रूप में लाने के लिए लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम कहते हैं। तो ये आपका नवंबर 2014 से ये शुरू है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। किस में अंतर्निहित है ये? तो ये आपकी 9वीं सूची में अंतर्निहित है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? तो आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया, और किस समिति की सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो पंचायती राज का गठन सर्वप्रथम 1959 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो किस जिले को? तो कटिहार को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में एक सुनिश्चित प्रपात रेखा पाई जाती है जिसकी स्थिति प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी अग्रदेश के सहारे पश्चिम में टोंस नदी के पूर्व प्रपात से प्रारंभ होकर पूर्वी बिहार के सासाराम तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रपात आते हैं? तो इसमें तो आपके टोंस नदी पर पूर्वा प्रपात भी है और बिहार नदी पर सच्चाई प्रपात भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 31 है, अरहर की संकर किस्म कौन सी है? तो अरहर की संकर किस्म जो है ICPH 8 है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ये थे वेंकटरम्मा अय्यर, यानी न्यायाधीश DV वेंकटरम्मा अय्यर। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो टक गार्डनिंग बोलते हैं इसको, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होगा। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य कितना होगा? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो समोच्च विधि अपनाई जाती है पहाड़ों में। बाग लगाने की जो विधि है उसको हम समोच्च विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ये है 15। क्वेश्चन नंबर 37 है, वंदे मातरम देश गान यानी जो राष्ट्रगान है का रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ऑप्शन ए सही होगा। और राष्ट्रगान जो है आपका राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी यानी वंदे मातरम उनके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और जो राष्ट्रगान है जनगण मन ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का जो गायन समय है आपका प्रातःकाल है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले एक राज्य में अगर एक चुनाव लागू किया जाता है तो कोई संविधान नहीं है, वो स्वयं जो संशोधन का अधिनियम है अनुच्छेद 368 इसमें संशोधन करना पड़ेगा, इसमें कोई नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना था। तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की बात करता है। वो त्रिस्तरीय सरकार, पहले द्विस्तरीय की सरकार थी, अब त्रिस्तरीय की सरकार बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, यानी लोकतंत्र का जो है अधिक से अधिक लोगों में उसका विकास हो, इसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा गया। लोकतंत्र में या शासन में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, उन साथियों से रिक्वेस्ट है जो साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस प्रैक्टिस सेट की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप बेहतर है कि आप इसको बतौर रिवीजन के तौर पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। तो ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है अल्टियस सिटियस फोर्टियस, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता पुरेला गोपीचंद है। 43 है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये, तो मनोरंजन आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ई। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। ये भी तड़ासन भी नहीं, चक्रासन भी नहीं, सुखासन चक्रासन भी नहीं, सुखासन भी नहीं, तीनों नहीं है उसके लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपका मणिपुर में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं, कौन कौन से हैं। तो आपके विटामिन और खनिज हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है। तो भोजन पकाने की जो सोलर विधि है वो आपका उबालना है। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो आपका प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 49 है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो चेचक के जो विषाणु है, चेचक का जो वायरस है वो कौन सा है, वो आपका वेरियोला वायरस है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, शेफर विधि का प्रयोग किस में किया जाता है। तो शेफर विधि का प्रयोग रोगी के पानी में डूबने पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई, यानी किस रिपोर्ट में की गई। संपोषणीय विकास है जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसकी सबसे पहली व्याख्या किसमें की गई। तो ब्रटलैंड रिपोर्ट में, कमीशन रिपोर्ट में की गई, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका डॉल्फिन गंगेरिका है, केवल गंगा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये आपका 1988 में पारित किया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1988 में पारित किया गया। 1980 में पारित किया गया ये। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, यानी कौन से इसमें ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से प्रभावित नहीं होता है, या कौन से इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से आपका ओजोन है, मीथेन है, ये हरित गृह प्रभाव को प्रभावित करती हैं, लेकिन नाइट्रोजन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। तो मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है, मृदा अपरदन रोकना है, जैविक खाद है, फसल चक्र है, तीनों ही है। मृदा संरक्षण की विधि तीनों ही है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है। तो सिलाई मशीन कब भारी चलती है, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर, ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 57 है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ये एनीमिया तो खून की कमी से होगा, विटामिन ई और रिकेट्स ये भी नहीं है, तीनों ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक जो तत्व कौन सा है? ग्लोबिन बोलते हैं, जो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व उसको ग्लोबिन ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? तो है आपका हर्बर्ट की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, योजना विधि आधारित है, योजना विधि किस पर आधारित है आपका? तो इसमें कर के सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर स्थित है, आधारित है ये। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? इन्हीं जो इंडियन नेशनल आर्मी पे जब मुकदमे चलाए गए तो उसमें से कौन से वकील सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो इसमें से कोई नहीं था, सप्रू साहब थे और उसमें उनके साथ जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो आपकी जो संविधान सभा है अंतरिम संसद के रूप में उसने सत्ता ग्रहण की, ऑप्शन बी सही होगा, संविधान सभा ही 15 से 14 अगस्त 15 अगस्त की मध्य रात्रि से वही संसद के रूप में कार्य करती थी, और जब संविधान के रूप में संविधान निर्माण का कार्य करते थे तो उसी को हम संविधान सभा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज की किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो मोहन सिंह थे, ये पकड़ में आ ही नहीं, तो कहाँ से सामना करेंगे? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, 14-15 अगस्त की 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? ये भी देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सुचेता कृपलानी ने गाया, ऑप्शन सी, आचार्य जे बी कृपलानी की बेटी और यूपी की मुख्यमंत्री भी रही हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष तक रहे थे, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष के पिता के रूप में उद्घाटित किया, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 67, सुभाष चंद्र बोस की पूर्व INA का कमांडर कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस के पूर्व जो INA के कमांडर थे कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। इन्हीं पर इनका जो भारत में INA मुकदमा चला, इन पर ये मुकदमे से बच गए। जो पिछला क्वेश्चन था यही मुकदमे से बच गए, और आज़ाद हिंद फौज जो यानी INA है, जब सुभाष चंद्र बोस वहाँ पहुँचे तो उसके जो कमांडर थे यही थे मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये कथन आपका सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, ये भी बात सही है। इन्हें दोनों कथन सही हैं, ये और दोनों सही है और नहीं, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो आप सभी को पता है कि चौरी चौरा में जो हिंसा हुआ उसके कारण उन्होंने अपना आंदोलन मतलब कि उसको रोक दिया। वो 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटी गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में। कुछ अंग्रेज़ों ने कुछ भारतीयों पर, अंग्रेज जो पुलिस अधिकारी थे भारतीय पे कुछ अपमानजनक किया, उनको कुछ मारा डांटा। इसी की वजह से उस भीड़ ने उग्र रूप ले लिया और पूरे थाने को जला दिया। उसमें लगभग 22 से 23 लोग मारे गए। इसी घटना की वजह से महात्मा गांधी ने 4 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया। पहले किताबों में 5 फरवरी था, लेकिन नवीनतम शोध के अनुसार अब ये 5 फरवरी की बजाय 4 फरवरी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो जो भंडारी समिति है प्रत्यक्ष कराधान यानी डायरेक्ट टैक्सेशन से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 71 है सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, फल, चारा, ईंधन, इस तीनों ही शामिल नहीं है इसमें, तो इसमें ऑप्शन ई सही है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 है स्मार्ट जेल होता है, तो स्मार्ट जेल क्या होता है? तो स्मार्ट जेल आपका एक पदार्थ है जो जीवन तंत्रों की नकल करता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण तरह से रोक लगा दी? यानी पूरी तरह से प्लास्टिक की थैलियों किसने बैन कर दिया? कौन सा स्टेट है वो? तो है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? तो समुद्र तट आपका घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो पर्यावरणीय संकट कौन सा इसमें से? तो पर्यावरणीय संकट के बतौर हम यूकेलिप्टस को मानते हैं, तो चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन ई सही हुआ, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, यानी कितने वर्षों तक का कोई जंतु या जीव नहीं दिखाई देता है तो उसको विलुप्त कब माना जाता है? तो वो है आपका 40 वर्ष तक अगर वो प्रदर्शित या अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देती है तो उसको हम विलुप्त मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, तो जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक हैं हम उनको क्या कहते हैं? तो परजैविक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, परजैविक। क्वेश्चन नंबर 878 पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है, तो पेयजल में जो संख्या प्रदूषक किस चीज़ का सर्वाधिक है? कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 79 है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो इनका जो सही क्रम है वो आपका नालंदा है, फिर मुंगेर है, फिर पटना है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, यानी किस उद्योग से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? वो है आपका चमड़ा उद्योग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81 विश्व की हरितगृह गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें भारत कितना उसका उत्पादन करता है? तो वो है इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनसे कम ही है। क्वेश्चन नंबर 82 है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से सभी हैं, लेकिन ये सभी हैं इसलिए ऑप्शन ई होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? ये जल प्रबंधन से, वन रोपण और औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध है, बाकी जल प्रबंधन से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 है पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? क्या है पर्यावरण से अभिप्राय? कि भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु को प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, सही बात इसमें नहीं की गई है। देखिए क्योंकि इसमें भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं के साथ जीव जंतु, मानव भी है और सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85 है पर्यावरण आकर्षक से अभिप्राय क्या है? क्या अभिप्राय है पर्यावरण आकर्षक से? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? तो ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 87 किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या हो गया है? तो सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए जो उपयुक्त प्रदूषण है वो पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 89 मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है आपका वन रोपण यानी फॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 90 है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा देश है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
चूँकि इसमें यूएसए है, इसमें यूएसए है नहीं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, चूँकि अब मैथ्स की क्वेश्चन है, हम केवल इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करके सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8/15। 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, फिर शिवहर। क्वेश्चन नंबर 94, इलाहाबाद के शब्दों में के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 55-60। क्वेश्चन नंबर 95 है, तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 49। क्वेश्चन नंबर 96, तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3/16। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिन साथी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा, जो कि वर्तमान IAS हैं और बिहार लोक सेवा में कार्यरत हैं, और उनका विशेष अनुभव रहा है, उसी अनुभव के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। उन्होंने स्वयं तैयार किया इसको अपने निर्देशन में, और इसकी बेहद डिमांड है। इसी क्रम में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, और इसका जो पहला प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, और इसके आगे भी वीडियो अपलोड होता रहेगा इस जो प्रैक्टिस सेट है इसका, क्योंकि आपके बिहार प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम है बेहद महत्वपूर्ण है, उसी के क्रम में ये प्रैक्टिस सेट है प्राइमरी लेवल का। क्वेश्चन नंबर 101 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 288। क्वेश्चन नंबर 103, तो 103 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108, तो 108 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 778। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111, तो 111 का जो आंसर है आपका ये है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 112, तो 112 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए PVL। क्वेश्चन नंबर 113, तो 113 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। केवल एक निष्कर्ष और 2 अनुसरण करते हैं, बाकी तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 114, तो 114 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 115, तो 115 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। 116 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 117, 117 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर होगा ऑप्शन ए पिता। क्वेश्चन नंबर 119,
तो 119 का आंसर है ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी 416। और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 120। तो 120 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4, 1, 3, 5, 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS है उनका प्रैक्टिस सेट प्राइमरी लेवल के लिए, जो लेवल 1 है प्राथमिक के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती DPSC के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसकी बेहद डिमांड है, उसी को हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका सेट 2 है, इससे पहले हम लोग एक सेट सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए चैनल पर लगातार बने रहिए। आप उम्मीद है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए। आपकी तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण कंटेंट अवेलेबल लगातार कराए जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।